सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हिंदी माध्यम के लिए निबंध रहा है और इसी कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मुझे लग रहा है 150 क्वेश्चन में 50-60 तो पीवाईक्यू से आ जाएगा। डायरेक्ट हिंदू सभ्यता से पूछा है, नीचे जो इसका व्याख्या दिया है ना, अगले बार उस व्याख्या से जरूर उस तरह पूछता है। तो मुझे लग रहा है आंसर राइटिंग कर रहे हैं और टॉपिक की अच्छी से पहले समझ होनी चाहिए। फिर मैं घर गया तो मैं उस क्षेत्र का पहला व्यक्ति था जो एक सिविल सेवा में है। मतलब हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम हमारे साथ 69वीं बीपीएससी सेलेक्टेड विकास कुमार पंडित सर हैं। सर का सिलेक्शन इस बार 69 बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पर 115 115वीं रैंक के साथ हुआ है। सो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे, मतलब फाइनली सिलेक्शन हो गया, हमने लोक सेवा आयोग पटना में भी आपका इंटरव्यू लिया था। जी जी। उस टाइम की फीलिंग और इस टाइम में मतलब कैसा, फाइनली रिजल्ट आने के बाद वो क्या मोटिवेशन रहा? पहले तो मेरा ओवरऑल रैंक 2 से 9 है, जी, क्योंकि 115 रेवेन्यू ऑफिसर में रैंक है। जी, ताकि जो क्योंकि ये मामला आया था, जाके पीडीएफ खोल रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। जी, जी। तो ये चीज़ है। देखिए, मैं पहले इंटरव्यू वहाँ दिया था, हुँ, तो आया बाहर तो आप ही मेरा इंटरव्यू लिए थे। तो एक वहाँ थी कि हाँ, अभी इंटरव्यू दिया हूँ और फिर सिलेक्शन के बाद दूँगा। जी, मुझे भी लगा कि शायद आप आएँगे जी, और आप आ भी गए। तो मुझे ये कहाँ इंटरव्यू देने के बाद देना और सिलेक्शन के बाद देना, जी। दोनों में कॉन्फिडेंस का भी अंतर है और दूसरा कि एक एक और है कि नहीं हो गया हूँ सिलेक्ट। सर हम जानना चाहेंगे कि अभी आप जैसे बात हो रही थी कि आप बता रहे थे ये 15वां इंटरव्यू है। तो ये मतलब कैसे सारी चीज़ें लगता है कि सिलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं? देखिए, इंटरव्यू इसलिए मैं 15वां कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिसको चाहने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। जी। क्योंकि जैसे यहाँ, हुँ, वहाँ मैं निकला था, वहाँ देखिए जब इंटरव्यू में दिया था, बाहर निकल के मैं 3 इंटरव्यू दिया है। जी, क्योंकि अंदर एक जोश-उल्लास था, जी, हो जाएगा, तो सब लोगों को, जितने लोग मिले सबको दे रहा था जी, और मना नहीं करता हूँ, तो जी, वहाँ ये हो गया। और यहाँ जब सिलेक्शन हुआ यहाँ, तो यहाँ जो गांधी मंडेला फाउंडेशन, हुँ, जिसका आप देख रहे हैं कि ये जैकेट भी है, जी, तो यहाँ मैं जुड़ा रहा, यहाँ 200 लोग हैं। जी, तो जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन वर्धमान पर पीछे 30-40 लोग चल रहे थे। हुँ, तो 40 लोग चल रहे थे, तो जितने यूट्यूबर आए थे, जो मीडिया आए थे, सब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे कि आखिर ये है कौन? जी। तो ये रहा, तो इसलिए इंटरव्यू वहाँ ज़्यादा हो गया। हेलो दोस्तों, इस रिपब्लिक डे की आप सभी को शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे के अवसर पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला लेकर आया है 74% तक का डिस्काउंट बीपीएससी के बैच पर और 83% तक का डिस्काउंट यूपीपीएससी के बैच पर। इनके बैच में मिल रहा है आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनके बैच की यदि बात करें तो सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, जिसकी प्राइस है 4,499 रुपये। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी माध्यम बैच 4,499 रुपये। अक्रोस यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 1,499 रुपये। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच हिंदी माध्यम 1,499 रुपये। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी माध्यम 2,999 रुपये। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश, जो 2,999 रुपये। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 एंसर राइटिंग बैच 3,399 रुपये। यदि हम बीपीएससी बैच की बात करें तो सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी 4,499 रुपये। प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी 4,499 रुपये। सफलता 17वीं बीपीएससी मेंस बैच 3,399 रुपये। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम बैच 2,499 रुपये। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर्स प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 899 रुपये। दोस्तों, यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैं घर गया तो मैं उस क्षेत्र का पहला व्यक्ति था जो एक सिविल सेवा में आया, मतलब है स्टेट ईपीसीएस आया। तो वहाँ घर पर भी कार्यक्रम रखे थे सब लोग गाँव के मिलकर। जी, तो मेरे भी मैं जब गया था स्वागत के लिए 500-600 लोग आ गए थे। हाँ। समझिए इतने लोग आ गए थे कि आखिर क्या है हुआ है। तो वहाँ भी 4-5 लोग मीडिया वाला पहुँच गए थे, तो वहाँ भी इंटरव्यू दिया। इसलिए मेरा इंटरव्यू ज़्यादा हो गया है। जी। सर एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? अब तक की क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही? और साथ ही साथ ये बताइए कि बीपीएससी में आपका कौन-सा माध्यम रहा? हाँ, पहले बैकग्राउंड की बात करें,
मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही सरकारी विद्यालय से की है, इंटरमीडिएट तक भी सरकारी विद्यालय से की है और इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया हूँ, जिसमें सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और पूरी माध्यम। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीजी कर रहा हूँ और मैं थर्ड सेमेस्टर में। तो मैं पूरा इलाहाबाद ग्रेजुएशन भी हिंदी माध्यम और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में मतलब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, फिर भी 1 से 2 लोग हिंदी माध्यम का है, उसमें मैं भी हिंदी माध्यम का हूँ। सर प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जो चीज़ें जैसे जो हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ा उसके रिसोर्सेज की बात करना चाहेंगे। तो क्या आपने फॉलो किया था, क्या पढ़ा था? देखिए, मैं यूपीएससी का पूरा सिलेबस बढ़िया से कोचिंग किया हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई पार्ट छोड़ा हूँ, नहीं, पूरी तरह बढ़िया से किया हूँ। मुझे था क्या करना, तो बीपीएससी को ध्यान में रखकर कि इसमें पूछता क्या है, उसके लिए पीवाईक्यू देखा। उसके पीवाईक्यू देखने के बाद यूट्यूब पर सर्च किया, अन्य चीज़ जानकारी के बाद मुझे लगा क्या करना है इसके लिए। तो देखिए, मैं जो फॉलो किया, दूसरे क्या करेंगे उनका, क्योंकि उनका अलग बैकग्राउंड है, तो वो क्या करेंगे उससे मुझे नहीं है। मैं क्या किया था वो बता रहा हूँ। साइंस के लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो आता है, सारे स्टेट पीसीएस आईएएस सब उसमें रहता है, उसको मैं 2-3 बार पढ़ा हूँ 2-3 सालों में। और हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए पढ़ लिया, हिस्ट्री के लिए भी घटनाचक्र पूर्वावलोकन उसको भी पढ़ा हूँ। ये हिस्ट्री और साइंस ये करने के बाद तुरंत मार्क्स बढ़ जाता है। मैं टेस्ट लगाता था, पहले कम आता था, जो ही घटनाचक्र पूरा संपूर्ण पढ़ गया 2-3 महीना में बढ़ जाता था। तो साइंस और हिस्ट्री 30-30 मार्क्स का आता है कम से कम, तो 60 नंबर ये हो गया। और बचा ये पॉलिटी, ज्योग्राफी छोड़िए, 30 करंट अफेयर्स आता है। 30 करंट अफेयर्स इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार। तो मुझे लग रहा है करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और मैं जो करंट अफेयर्स फॉलो किया हूँ, मैं AFEIS विजय अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, प्रतिदिन यूपीएससी का करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, डेली ऑडियो लेक्चर देते हैं वो 10 से 12 मिनट का। उसके आधार पर मैं 4 सालों से उनका फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके आधार पर ये मालूम चल जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन आएगा और मेंस में उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन उससे अलग नहीं आया। तो प्रतिदिन मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ और उसमें जैसे उसमें ये बताते हैं ना, आज 10 मिनट में क्या बताएंगे, जो मामला बहुत चर्चित में है उसके बारे में 2-3 मिनट बता देंगे और बताएंगे कि हाँ ये मैं अपने ऐप पर भेज दिया हूँ, इस क्या अखबार का एडिटोरियल कमेंट उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से जो मुख्य बिंदु है लिख लीजिएगा। तो 10-12 मिनट ही बताते थे, लेकिन वो उसको करने में 1-1.5-2 घंटा लग जाता था। तो वो किया हूँ। अब प्रतिदिन का मेरे पास है, प्रतिदिन का करंट अफेयर्स था, तो मुझे मेंस में बीपीएससी में करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे क्वेश्चन उसी से आए थे। मेन दिक्कत है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के लिए सालाना वाला मैगजीन में फॉलो किया था, एसपीडी का आता है और एटेरिया का आता है, बिहार का भी आता है और राष्ट्रीय भी आता है, तो दोनों में खरीदा था और उसको पढ़ा था। ये 90 नंबर हो गया, 30-30, 60-30, 90। और बच्चा ये वाला बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए मैं क्राउन पब्लिकेशन का बुक खरीदा हूँ, इम्तियाज अहमद वाला भी खरीदा हूँ बिहार स्पेशल। उसमें सब चीज़ नहीं पढ़ना है, जैसे बिहार स्पेशल में चूँकि मैं संपूर्ण नहीं पढ़ा, मुझे मैं बता रहा हूँ, जो ज़रूरत पड़ती थी उस टॉपिक को पढ़ता था। जिन चीज़ों की, जैसे हिस्ट्री वाला है तो इम्तियाज अहमद ने बहुत अच्छा लिखा है, वो अच्छा से बिहार के बारे में पूरा बता दिया है, तो उतना मैं पढ़ा था। तो वो भी 20-25 क्वेश्चन आता है, लगभग 120 को 110-15 क्वेश्चन हो गया यही, 10 मैथ रीजनिंग मिलाकर आता है, 125 क्वेश्चन, 120-25 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा और इकोनॉमी आएगा। तो देखिए, पॉलिटी तो अभी तक ट्रेंड यही रहा है बीपीएससी में, जो प्रचलित घटना है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से उसका स्टैटिक भाग की क्या है, कैसे चुनाव होता है, किस आर्टिकल में लिखा है, ये सब चीज़ें उससे इस तरह क्वेश्चन पूछता है। उससे और रिलेटेड चीज़ें पूछते तो हो? मैं यूपीएससी का कोचिंग अच्छा से पॉलिटी का किया हूँ, तो मुझे यूपीएससी में पॉलिटी में दिक्कत नहीं होती थी। 12 क्वेश्चन आता था तो 10-9 सही कर जाता हूँ इसमें। और ज्योग्राफी मेरी, तो मैं तो ग्रेजुएशन से अभी ज्योग्राफी से पीजी किया हूँ, नेट भी ज्योग्राफी से है, तो उसके लिए खास नहीं, बस पीवाईक्यू देखा हूँ, उसमें ज़रूरत पड़ती थी बिहार स्पेशल वाला। जैसे एक मैं किया था बिहार स्पेशल का, एक ये आता है एटलस भी आया था मार्केट में, उसको खरीदा था। और नेट से बिहार का मैप खाली
केवल आउटलाइन मैप हो, क्योंकि जी। आउटलाइन मैप बाहर नहीं मिलता है। जी। उसको लेकर और साइबर कैफ़े से उसको निकलवा कर जी। उसमें इंगित करना कहाँ कौन पठार है, ये सब चीज़ें। तो उसका भी एक मैपिंग आउटलाइन मैपिंग में कर लिया था। हुँ। तो बिहार स्पेशल हो गया। और ज्योग्राफ़ी का बता दिया कि इसमें मेरा ज्योग्राफ़ी में भी 80 से 90% सही हो जाता है, हुँ, हुँ। जो बीपीएससी पूछता है। जी। और इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी का देखिए 3 चीज़ पढ़ना है। बिहार, भारत का बजट, जी। बिहार और भारत का इकोनॉमी सर्वे, और बिहार और भारत का उम, योजनाएँ ये मेन है। जी। और इसके अलावा से 69th में कुछ चीज़ें पूछ दिया था जो यूपीएससी के पीवाईक्यू से मिल रहा था, इकोनॉमी वाला। जी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन ये जो तीनें, जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट और योजनाएँ, इसको बढ़िया से पकड़ बनाइए। और बेसिक चीज़ें इकोनॉमी वाले, क्योंकि देखिए मैं अन्य चीज़ नहीं पढ़ा, बस बजट ये सब चीज़ें पढ़ लेता तो हो जाता था, क्योंकि इकोनॉमी का भी तो मैं यूपीएससी का क्वेश्चन किया हूँ, तो बेसिक चीज़ें मालूम थी। बिल्कुल। तो ये रही। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे जैसे प्री के बाद जो क्वेश्चन इस बार जैसे हम देखा गया तो रिपीटेशन के भी चांस होते थे। आप कई बार एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या बीबीएससी सर कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू में अगर बात करें? इस बार एटलीस्ट तो मैं 17 जो 70th बीपीएससी हुआ था, इसमें तो कितना रिपीटेशन, मैं उसका एनालिसिस भी नहीं किया हूँ। हुँ। बस ये मिलाया था कितना सही हो रहा है, जी। और सही मिलाया तो देखा कि लग रहा है इस बार नहीं होगा। तो लेकिन पहले हाँ। बहुत होता है, जी। बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मुझे लग रहा है 150 क्वेश्चन में 50-60 तो पीवाईक्यू से आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। जैसे लेकिन जो घटना टॉपिक चक्र, जी। घटना चक्र में पीवाईक्यू, हाँ, सिंधु सभ्यता से पूछा है, नीचे जो इसका व्याख्या दिया है ना, हाँ, हाँ। अगले बार उस व्याख्या से ज़रूर उस तरह पूछता है। 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत आता है, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लिंक। अब हाँ। पिछली 69th में हुँ, हुँ। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्ट 68th वाला दे दिया था कि गांधी जी को किसने बचाया था, तो बतख मियाँ। हाँ। और एक पक्षी वाला, कितने प्रजाति हैं ये, मैं डायरेक्ट दिया था। जी, जी। तो सर थोड़ा-सा अब जैसे प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस में थोड़ा-सा जीएस-1, जीएस-2 और इससे का एग्ज़ाम है, थोड़ा इस पर भी हम आपसे चर्चा जानेंगे। तो सर जीएस-1 की तैयारी किस तरीके से की जाए, थोड़ा उसके लिए बताइए? और है ना मेंस में जो आंसर प्रेजेंटेशन की कला होती है, उसको अच्छे से आज आंसर कैसे प्रेज़ेंट किया जाए? देखिए, जीएस 1 में हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, और डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन। जी। तो पहले जीएस 1 की बात करते हैं। 3 पेपर होता है जिसमें मेरिट बनता है, जीएस 1, जीएस 2 और निबंध। हुँ। जीएस 1 300 मार्क्स का है। तो हिस्ट्री 114 नंबर का, करंट अफेयर्स 114 नंबर, और डाटा इंटरप्रिटेशन 72 नंबर का। जिनको भी चाह रहे हैं कि इंटरव्यू कॉल आए, जी। 72 नंबर का जो डीआई होता है, जी। उसमें 72 में 72 नंबर लाना है। जी। देखिए, 72 नंबर किसी को ही मिलता है, क्योंकि सब सही और एक अच्छा सा लिखेगा उसी को मिलेगा। हाँ। लेकिन सारा सही क्वेश्चन करके आना है, जी। उसमें से एक भी क्वेश्चन, मैक्सिमम एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, हुँ। क्योंकि 5-7-8 नंबर कम हो। उससे ज़्यादा अगर कम कर दिए तो फिर समस्या 72 में 60 से अगर नीचे आ गया तो फिर इंटरव्यू कॉल आना बहुत चुनौती हो जाती है। उसके लिए हिस्ट्री में आने से बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है 72 में अगर 65 नंबर आप उसमें कन्फर्म करना चाहिए पूरा। पहले तो इसी को कन्फर्म करना चाहिए जो तैयारी कर रहा है जीएस 1 का, हुँ। कि 72 नंबर ये खत्म ना हो। वहाँ भी लिखते समय शुरू में ही जाकर भले 1 घंटा लगे, जी। किसी को 40 मिनट लगता है उसको करने में, 1 घंटा लगे, 1 घंटा 5 मिनट लगे, उस 72 नंबर को कन्फर्म करना, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। वो अगर सही कर दिए तो हिस्ट्री सामान्य भी लिखेंगे ना, तो 228 नंबर बचा है, तो उसमें से 100 नंबर भी आ गया है, मतलब 50% से भी कम आया, जी। तब भी 165 के करीब चले जाएंगे जीएस 1 में। जी। तो मुझे लग रहा है डीआई को अच्छे इग्नोर से नहीं करना, हाँ। बहुत ज़रूरी है, उसको पहले अपने बस में कर लेना, जी। तब जीएस 1 में यूँ ही भाग जाएगा वो। और करंट अफेयर्स में वही बता रहा था कि मैं विजय अग्रवाल सर का पढ़ता हूँ प्रतिदिन का करंट अफेयर। जी। तो मेंस में छोटी-छोटी, जैसे प्रीलिम्स में होता है, ट्रम्प को किसने मारा गोली, ये कहाँ गया था, ये नहीं पूछता है। जी। वो तो पूछेगा भारत बांग्लादेश संबंध, जो हाईलाइट मुद्दा है, एक देश एक चुनाव। जी। तो सामान्य अगर प्रतिदिन आप करंट अफेयर फॉलो किए हैं तो मिल जाएगा। तो जीएस हो जाएगा, करंट अफेयर जीएस 1 का। जी। और हिस्ट्री स्टैटिक चीज़ है, इसको लिए जैसे मैं क्या किया था, यूपीएससी कोचिंग किया था, पूरी तरह हिस्ट्री, मॉडर्न सब पढ़ा था। जी। और मुझे ये करना था कि पीवाईक्यू को देखकर क्या पूछ रहा है। जी। 5 कला, 4 कला है, पाल कला, ये मौर्य कला, पटना कलम। तो ये इसमें से आता है कि इस बार ये पूछा है, अगले बार ये पूछेगा, अगले बार ये पूछेगा। लेकिन करना क्या है कि चारों टॉपिक
तो तैयार कर लेना है। जी। जितने विद्रोह हुए संथाल विद्रोह उसको भी तैयार कर लेना है। सबका समरी हिस्ट्री का मुझे लग रहा है सबका बना लिया, मैं पूरा बना लिया हूँ सबका। सर थोड़ा-सा हम जीएस2 के बारे में जानना चाहेंगे, तो जीएस2 की तैयारी किस तरीके से किया जाए? देखिए जीएस2 जैसे मैं क्या किस तरह तैयार किया था, पहले से तो बेसिक नॉलेज थी यूपीएससी सब किया हूँ तो। बस यही था कि पीवाईक्यू देखा था मैं। पीवाईक्यू देखने से ये मालूम चल गया कि क्या पढ़ना है और ज्योग्राफी और क्या है इकोनॉमी और साइंस टेक इसमें आता है और पॉलिटी आता है। तो पॉलिटी वहीं ये तो करंट उसमें 114 मार्क्स में कुछ स्टैटिक चीज़ें से पूछ देता है। तो मैं जब नोट्स बनाने गया तो ये लगा कि नहीं ये तो यूपीएससी वाले कोचिंग में पढ़ा हूँ, तो बस उसको रिवीजन कर लिया था और करंट में जो मुद्दा चल रहा था उसको मतलब एक होता है ना मेंस के लिए कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स के लिए, यूट्यूब पर सर्च करके देखा, कोई जैसे कोचिंग वाले बहुत बताते हैं ये पॉलिटिक्स से संबंधी ये टॉपिक है, इसको तैयार कर लिया। सबका मैं थोड़ा थोड़ा समरी बना लिया था, जो मेरे कॉपी में नहीं था यूपीएससी वाला उसको बना लिया था। तो पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी और इसका ज्योग्राफी का इसका मैं देखा तो लग रहा नहीं ये तो आएगा तो लिख दूंगा, तो ये हो गया। और साइंस टेक पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर कौन से नई टेक्नोलॉजी आ रही है सबका समरी बना लेना चाहिए और मैं बनाया था, तो जीएस2 होगा। सर हम जानना चाहेंगे आंसर प्रेजेंट करने की कला है, उसको कैसे आंसर को अपनी शुरुआत कैसे करें, है ना? जो आंसर लिखते टाइम ये कहना चाहिए कि एक जीएस निबंध बचा है हाँ। जो डिसाइडिंग फैक्टर है और मेरा सिलेक्शन इस बार इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा निबंध में 190 मार्क्स है। अच्छा 300 नंबर कहाँ जीएस1 में 158, जीएस1 में 158, जीएस2 में 118, निबंध में 190 नंबर। तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हिंदी माध्यम के लिए निबंध रहा है और इसी कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो निबंध में कैसे तैयारी करना है जैसे मैं किया था, इसमें 3 निबंध लिखना है 3 घंटा में, 1 घंटा में एक लिखना है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन था विकास देवी कृति सर का 12-13 वीडियो था, मैं उसको देखा था। उसको देखने के बाद ये जो मन में भ्रम है कैसे लिखा जाता है वो भ्रम टूट गया, तो उससे एक नॉलेज मिल गई। और फिर निबंध का टॉपिक वाइज जैसे महिला से आता है तो महिला से भूमिका में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, पूरा कोटेशन बहुत ज़्यादा 20 याद कर लेंगे तो आएगा। तो भूमिका और ये निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ये सब चीज़ें हो जाती है। इसके लिए मैं टॉपिक महिला टॉपिक लिखा था 2-3 पेज छोड़कर, जो उसे रिपोर्ट आता था सब चीज़ उसको इकट्ठा करते जाता है। इस तरह कृषि से, इसी तरह अन्य टॉपिक है शिक्षा स्वास्थ्य, इस तरह हर टॉपिक वाइज उसके निबंध भूमिका में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, भूमिका में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। उसके ये जब कर लिया जाता है ना तो एक वो हो जाता है। और मैं जब ये इंटरव्यू कल आया था प्री का रिजल्ट आ गया था, हो गया था उसमें, मैं सुबह लगभग लगातार 25 दिन 30 एक महीना तक सुबह में एक 2 निबंध लिखता था डेली। हाँ मत मुझे लग रहा है एक ही महीना में मेरे अंदर बहुत सारा निबंध लिखने की आ गई थी वो क्वालिटी। तो जब तक लिखेंगे नहीं ना वो नहीं समझ में आता है। उसके अलावा एक बिहार स्पेशल निबंध आता है, तो उसमें तो मैं खुद ही पूरी तरह बिहार की संस्कृति से अवगत हूँ, भोजपुरी हो ये सब चीज़ें, तो और वो अच्छा लिखने में मज़ा आता है। लिखना तो हिंदी में ही है लेकिन कहावत भोजपुरी टाइप की आती है। तो मुझे लग रहा है हिंदी माध्यम के लिए निबंध बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप निबंध लिखिए, नहीं हो रहा है तुरंत कोचिंग कीजिए, किसी कोचिंग से 10-15 वीडियो पढ़ाएंगे, आपके अंदर संतुष्टि हो जाएगी। सर थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि जो आंसर लिखने की कला होती है, जैसे आपने बताया कि निबंध में स्टार्टिंग में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो बहुत अच्छी चीज़ें बताएं। तो थोड़ा जो आंसर GS1 GS2 में लिखा जाता है तो उसके बारे में थोड़ा सजेशन जानना चाहेंगे। देखिए टॉपिक की समझ होनी चाहिए। अब संथाल विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति है। 1857 क्रांति प्रारंभ, विशेष क्षेत्र, प्रसार, कारण, इसका परिणाम क्या हुआ, फिर निष्कर्ष, सारे आयाम का एक टॉपिक की पढ़ाई कर लेंगे, यानी उसके पास पूरा नॉलेज ले लेंगे, तो मुझे लग रहा है आंसर राइटिंग आसान है। तुरंत आप समझ लेंगे कि क्या भूमिका में लिखना चाहिए, क्या है। 5-6 क्वेश्चन लिख देंगे ना किसी भी सब्जेक्ट से, तो किसी भी सब्जेक्ट का लिख देंगे बढ़िया। तो मुझे लग रहा है आंसर राइटिंग कर रहे हैं और टॉपिक की अच्छी से पढ़े समझ होनी चाहिए। जब नॉलेज नहीं रहेगा कैसे लिखेंगे। तो मुझे लग रहा है ये जो अफवाह चलती है प्रतिदिन एक क्वेश्चन लिखना चाहिए, मुझे लग रहा है
उतना ये महत्व नहीं है। आप जब टेस्ट सीरीज देंगे ना, एक ही दिन में 2 पेपर लिखेंगे, खुद ही पावर डेवलप हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया और मेरे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, सुझाव देने की एक बार फिर से भविष्य की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सो दोस्तों, इस वीडियो में प्री मेंस और ऐसे राइटिंग आंसर प्रेजेंट करने की कला, सभी चीज़ों पे एक एक करके फोकस किया गया है। कोई भी क्वेरी हो तो हमें सजेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।